नमस्कार। यह जो आप संविधान देख रहे हैं, बस कुछ झलक इसकी देखने के साथ फिर मैं विशेष चर्चा पे आऊँगा। इसी संविधान के तहत आज जो राजनीति देश में चल रही है, यही है। पुनः मैं आपको दिखा रहा हूँ भारत का संविधान। भारत का संविधान और इंग्लिश में और हिंदी में भारत के संविधान की उद्देशिका। आप बहुत बारीकी से देख सकते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हम इसी विषय पे आज आप सभी के बीच में आए हैं और इस पे हम चर्चा करेंगे। मैंने आपको यह दिखाया कि यही वह पुस्तक है या लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत, जिसके तहत इस देश को आज चलाया जा रहा है। और आज ही नहीं, लंबे समय से इसी संविधान से के तहत चलाया जाता है। और जिस तरीके से आज भारत को आत्मनिर्भर होने का ज्ञान संवैधानिक रूप से पद पे बैठ कर के प्रधानमंत्री ने दिया, वह वाकई में कहा जाए तो हास्यास्पद तो है ही, लेकिन एक प्रधानमंत्री के रूप में जिस तरीके से पूरे लॉकडाउन का एडवर्टाइजमेंट किया गया, राज्यों की भूमिका पूर्ण रूपेण देश में नगण्य रही, वहीं केंद्र में बैठे हुए प्रधानमंत्री द्वारा सिर्फ भाषणों के अलावा कुछ ज़मीन पे दिखाई तो नहीं दिया। हम आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आज लगातार परिस्थितियां वध से बदतर होती जा रही हैं। हम सभी लोग यह महसूस करते होंगे अपने आसपास, पड़ोस, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, विभिन्न जगहों से हम लोग यह जो देख रहे हैं कि किस तरीके से देश का वह निर्माता जो हमेशा से स्वावलंबी रहा है, आत्मनिर्भर रहा है, उन सभी लोगों को आज सड़कों पे ला करके यह कह दिया गया कि आत्मनिर्भर होने का प्रयास करें। इस महासंकट के समय में हम देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। शायद भारत के प्रधानमंत्री को चाय बेचते समय फुर्सत नहीं मिली होगी पढ़ने का या इस देश को समझने का कि एक आत्मनिर्भर जो मजदूर है, जिसने इस देश को बनाया है, जो गरीब है, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से अपना खून पसीना देकर इस देश को बनाया है, देश के हर पार्ट में, हर क्षेत्र में देखेंगे तो इन्हीं मजदूरों का किया हुआ सारी चीज़ है। बड़े पूंजीपति लोग जो आज बड़ी बड़ी कॉरपोरेट चला रहे हैं,
देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास करते हैं, कहते हैं, चाहे वो अंबानी हो, अदानी हो या कोई भी हो, ये अरबों खरबों रुपए का लोन लेकर बहुत सारे एसेट जो भारत का आम पब्लिक, जो मजदूर गरीब मेहनत करके जमा करते हैं, उन पूंजी को लेकर के ये बैंकों के साथ मर्ज होकर के राजनेताओं की मिली भगत के साथ जिस भारत का निर्माण किया गया, वह भारत शायद गरीब मजदूरों ने ऐसे भारत के लिए खून पसीना नहीं बहाया था। भले ही कहा जाता है पूरी दुनिया आज संकट में है, सत्ता में बैठे हुए लोग आज भी यह गुण गा रहे हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। जो आज से 6 साल पहले भी सत्ता में आने के समय वही बोले थे। आज इटली, ईरान और ब्रिटेन, अमेरिका को देख करके हम कंपेयर कर रहे हैं कि वैसे देश भी कोरोना से लड़ रही है, संघर्ष कर रही है, उनके पास भी सुविधाएं नहीं हैं। लेकिन क्या हम दुनिया से कंपेयर करने के लिए ही इतनी बड़ी मैंडेट देकर के सरकार बनाई थी? क्या चिकित्सा सुविधा जो हमारे देश में अभी चल रही है, क्या इसी के डेवलपमेंट के लिए 6 सालों में सरकार ने काम किया कि आज भी भाषण ही मिल रहा है? एक साधारण सा प्रक्रिया जो भोजन पानी की है, वह भी पहुंचाने में हम असक्षम हैं। बड़े बड़े नेता रामविलास पासवान कहते हैं 3 साल के लिए भोजन है हमारे पास। ठीक है, बढ़िया है, 3 साल के लिए है, अब 600 साल चला लीजिए, उसी खाने को चलेगा। लेकिन आज जो लाखों लाख मजदूर बिहार ही नहीं लगभग पूरे देश में पलायन कर रहे हैं, अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, या जो इन्वायरमेंट बनाया गया कि कोरोना लंबी चलेगी, ठीक है लंबी चलेगी, एक बीमारी है, जब तक इलाज नहीं है ठीक है, लेकिन इनको प्रॉपर वे में सम्मान के साथ उनको क्यों नहीं भेजा जा रहा है? मैं कुछ रिपोर्टिंग के एक इसी जो आज मैं संवाद कर रहा हूँ इसको लेकर के मैं 2-3 दिन जेपी सेतु जो अभी नया बना है और गांधी सेतु पटना, दोनों रूट को मैंने देखा, वॉच किया। दिन के कभी भी आप जाएं, पटना पुल जो गांधी सेतु है, कम से कम 20, 25, 50 लोग बैग लिए हुए, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, बुजुर्ग, यानी हर प्रकार के लोग आज भी चलते आते आपको फिरते मिलेंगे। अगर इंसानियत आप में है तो आप बात जब करेंगे तो मन तो यही करेगा कि धरती फटे और मैं समा जाऊं। जिस दर्द के साथ लाखों लोग हजारों हजार किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके दर्द को समझने के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है। मैं सीतारमण जो वित्त मंत्री है उनका भाषण सुन रहा था, कुछ राहुल गांधी के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे और बड़े बड़े नेताओं का आता रहता है। साथ में ही मैं अभी एक न्यूज़ चैनल पे लालू यादव के द्वारा खड़ा किया हुआ नेता जो आज भाजपा में है, रामकृपाल यादव, कुछ अनवांटेड ही बोलते हैं। सत्ता में बैठे हुए लोगों की एक नैतिक जिम्मेवारी है कि हर आदमी तक, भारत के प्रत्येक नागरिक, जिसको आप 130 करोड़ आबादी बोलते हैं, उन सभी की सुख सुविधाओं की, उनके आज आपातकाल की कंडीशन में उनके पास भोजन, कपड़े, मकान की जो सिचुएशन है उसकी पूर्ति करना आपकी नैतिक जिम्मेवारी है।
आज जिस तरीके से आप आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोगों को लोन बांटने की बात कर रहे हैं, यह देश इतना सबल है और यहाँ के इतने लोग सबल हैं कि अगर आज भारत जीरो पे भी आ जाए तो अगले 1 साल में इस देश को पूरी दुनिया में खड़ा करने की क्षमता रखता है। लेकिन आज जो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जो चल नहीं पा रहे हैं, भारत की कितनी लंबाई है उन मजदूरों ने नाप कर दिखा दिया। और उन मजदूरों पे आज भी लाठी चार्ज के वीडियोग्राफी सब लोग देख रहे हैं, फ़ोटो देख रहे हैं, और रेगुलर आज भी कई फ़ोटो आए हैं, वीडियो आए हैं, वायरल हो रही हैं। न तो सिस्टम में बैठे हुए अंग्रेज के पिट्ठुओं को समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं, किन पे आप लाठी बरसवा रहे हैं, किनको आप लाठी मार रहे हैं। क्यों नहीं आपने एक ऐसी व्यवस्था की कि हर लोग जहाँ पे है वहीं पे वो व्यवस्थित तरीके से वो खाना पीना खा ले। एक सामान्य परिवार आपातकाल के कंडीशन, भोजन की जो ज़रूरत है, हर एक परिवार का मंथली बजट कम से कम 7-8 हज़ार तो होता ही है। 3-4 लोगों के परिवार के लिए राशन से लेकर के हरा साग सब्जी आलू प्याज लेने में 7 से 8 हज़ार रुपये पर मंथ पेट भरने लायक खाने के लिए चाहिए। बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं तो इतना चाहिए। क्या भारत के प्रधानमंत्री जो 20 लाख करोड़ का जुमला फिर फेंके हैं, क्या इनको शर्म कहीं से भी आया? जो लाखों करोड़ों लोग हज़ारों किलोमीटर दौड़ करके पैदल चल के बच्चे भूखे मर रहे हैं, कितने लोग सड़कों पे कुचले जा चुके हैं, ट्रेन के नीचे कट के मारे जा चुके हैं, इन सब के लिए इस देश का प्रधानमंत्री उत्तरदायी होना चाहिए। जिस प्रधानमंत्री ने आकर के यह कहा कि लॉकडाउन रहेगा और आज रात 12 बजे से फलान हो जाएगा, रात 12 बजे से ठेकान हो जाएगा, तो ठेकान जो हो जाता है, जो आदमी मर रहे हैं, उनके लिए नैतिक जिम्मेवारी किसकी होनी चाहिए? चलिए, बहुत सारी बातें राष्ट्रीय स्तर पे समझने अच्छा है कि हम सिर्फ, मैं वैशाली ज़िला का हूँ और मैं वैशाली और पटना के परिप्रेक्ष्य में ही बात करूँगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। वैशाली से सटा हुआ 2 प्रमुख ज़िला जो उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ता है, या पूरे दुनिया से आने वाले लोगों को उत्तर बिहार आने के लिए 2 ही रास्ते हैं जहाँ से वैशाली जाएंगे। पटना पुल पे आप बाइक लेके निकले, कोई भी गाड़ी से निकले बिना परमिशन के हैं, तो आपको पुलिस वाले घेर के चंदा वसूली आज भी कर ले रहे हैं और बहुत अच्छे से वसूली का धंधा चल रहा है। क्या जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक या यहाँ का लोकल जो विधायक और सांसद है, गाड़ी चेकिंग के लिए उनके पास वक्त है? वो चंदा वसूली कर लेते हैं, लेकिन क्या लोग जो पैदल उनके सामने से गुजर के जा रहे हैं, क्योंकि पटना से आने के लिए हाजीपुर एकमात्र रास्ता गांधी सेतु है। अगर दूसरी बात की जाए तो अब जस्ट शुरू हुआ है जेपी सेतु जो सोनपुर में आता है, उस पर भी लाखों लोग पैदल चल रहे हैं। आप डेली 10-15 हज़ार लोग आप इन पुलों से पार करते हुए देख सकते हैं। क्या इन लोगों को दोनों साइड में आप जाएंगे, दोनों रूट में जाएंगे, आप सभी जगह से देखेंगे कि लोग आ ही रहे हैं और दोनों साइड में एक भरपूर मात्रा में फोर्स बैठी हुई है जो बड़े मस्त तरीके से टेंट लगा के, मिनरल वाटर और मास्क लगा करके बैठी हुई है। बस यह ध्यान रखती है कि कोई बाइक वाला, कोई गाड़ी वाला मिले जो चंदा उनसे वसूल सके। लेकिन मैं 2-3 दिन मॉनिटरिंग किया हूँ इन लोगों की, एक बार भी कोई ऐसा नहीं उठ के देखता है कि अरे कोई गरीब जा रहा है, मजदूर है, कोई बच्चे गोद में लिए हुए है और उसको 2 वक्त की मतलब 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन से कितने दिन से नहीं खाया है, कम से कम उसे उठा करके कुछ खाने के लिए व्यवस्था कर दे।
उनको रोकने की कोई व्यवस्था हो, उनको पटना से हाजीपुर आने के लिए कोई गाड़ी की व्यवस्था हम कर दे कि आराम से वो आदमी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, या ज़िला ही पार कराने की व्यवस्था कर दे। वैशाली ज़िला में आते ही पटना सेतु गांधी सेतु पार करने के बाद रामस्सीस चौक तक आने में 3 थाना क्षेत्र है, सॉरी 4। एक गंगा ब्रिज है, एक नगर थाना का है, एक औद्योगिक थाना है और एक सदर थाना का भी क्षेत्र आता है। सिर्फ ये मोटा मोटी 3 से 4 किलोमीटर के रेंज में। इस 4 किलोमीटर के रेंज में 4 थाना के होते हुए ये लोग डंडे बरसा सकते हैं, लेकिन एक बार जिलाधिकारी को गिरफ्तार करके 2-4 डंडे मार के पूछ लेता कि महोदय यहाँ रहने खाने की व्यवस्था मैं कैसे करूँ, मैं कैसे उन गरीबों को मारूं जो हमारे भी बाल बच्चे होंगे, जिनके बच्चे बाहर पढ़ते होंगे और वो भी अपने बच्चों को लाने के लिए बेचैन होंगे, और उनके बच्चे को जब लाठी पड़ेगी तो क्या वो महसूस करेगा कि मैंने क्या किया है किसी के साथ। क्यों नौकरी कर रहे हो भाई ऐसी? अगर आपका ज़मीर गवारा कर रहा है तो बहुत अच्छा है कि आपने किसी पे अत्याचार करके डंडे मार करके आप बहुत बड़े तिस्मार खां बन गए, तो बहुत अच्छी बात है। यह देश सनातन धर्मी है और हम सभी लोग सनातनी इस बात पे भरोसा रखते हैं कि ईश्वर है, ऊपर कोई बैठा है जो देख रहा है और हमारे कुकर्मों और कर्मों की सारी गिनती और लेखा खाता वही वहाँ बन रही है। एक मामूली सा पटना पुल पार करते हुए डेली 10,000 लोग आते होंगे, उत्तर बिहार जाते होंगे। कल मैं 2 बच्चे से मिला जो त्रिची से आए थे साइकिल से। 17-18 दिन में वो बोले कि याद भी नहीं है, 15-17 दिन की 20 दिन से हम चले हुए हैं। कमा के रखा हुआ था 10,000 रुपया उसके पॉकेट में था, लेकिन भैया भोजन नहीं है, कुछ रोटी चावल का इंतजाम हो जाता। मैं थैंक्स कहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि जरुआ में कुछ लोग हैं अभिजीत के नेतृत्व में किचन चला रहे हैं लगभग 50-60 दिन से। हाजीपुर में धीरज हैं, वो चला रहे हैं। इधर राजन कुंद्रा हैं जो घर घर जाकर के कम से कम कुछ क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। एवं बहुत सारे सामाजिक संस्थान हैं जो एक बहुत अच्छा, ये मैं इस पे अब लोकल और वोकल की बात मैं करूंगा। जो प्रधानमंत्री ने कहा, इस देश के वरिष्ठतम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सोचना चाहिए कि जिस लोकल और वोकल की वो बात कर रहे थे बैठ करके वहाँ पे स्टूडियो में, अगर लोकल और वोकल नहीं होता आज तो 10 करोड़ लोग इस देश में मरे पड़े होते अब तक भूखे। और आपके अच्छे दिन आने के चक्कर में अगर लोकल लोग की संवेदना नहीं होती, उनमें मानवता नहीं होती, तो फेंकू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज 10 करोड़ लाश के जिम्मेवार आप ही होते। और आपको तो बेशर्म, आप तो बहुत ही बड़े बेशर्म हैं। मैं दुर्भाग्य, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आपके राजनीतिक चरित्र के अनुसार आपकी आज पूरी टीम बनी हुई है। मैं हाजीपुर के विधायक का 2 दिन पहले फोटो देखा, वो कोनहारा घाट में साफ सफाई करवा रहे हैं, लेकिन हाजीपुर विधायक को यह नहीं देखा कि कितने लोगों के आने की व्यवस्था और हाजीपुर में रहने की और बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था कर देते, जो बाहरी लोग हमारे जिला से होकर के पूरे उत्तर बिहार का सफर तय कर रहे हैं। इसी हाजीपुर के जन्म लिए हुए नित्यानंद राय हैं जो गृह राज्य मंत्री हैं, और उनका बयान हम 2 दिन पहले पढ़ रहे थे कि देश आत्मनिर्भर हो रहा है सैन्य शक्तियों पे। अरे देश रहेगा तब तो, इस भूभाग का कुछ नहीं होना है। अगर इस देश के 100 करोड़ आबादी खत्म हो जाए तो इस भूभाग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। भारत सिर्फ जमीन के टुकड़ों से नहीं बना है, यहाँ 130 करोड़ लोगों के आत्मविश्वास, सम्मान,
दृढ़ संकल्प से यह भारत है। आप छोटी छोटी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। भारत का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पे आप बाइक से किसी भी गाड़ी से आप निकल जाए। बाइक इजी गोइंग होता है पुलिस वाले को पकड़ने के लिए, दलाली और चमचागिरी करने के लिए, या पैसा नोचने के लिए, चंदा काटने के लिए। आप निकल जाए भारत के किसी कोने में, यहाँ से लेकर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक चले जाएंगे, जम्मू कश्मीर तक चले जाइए, 1000 जगह आपकी चेकिंग हो जाएगी। लेकिन हजारों हजार किलोमीटर से जो पैदल लोग आए, उनकी चेकिंग नहीं हो पाई, उनको रहने की व्यवस्था नहीं हो पाई। यह कैसी विडंबना है। भारत को विश्व गुरु बनाएंगे आप। यह संभव नहीं है। लेकिन एक बात और याद रखिए, भारतीय राजनीति को बिहारी फिर से एक नया इतिहास देगा। और इस लोकल वोकल का जवाब अगर सही समय पे चुनाव होता है, वह मजदूर जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए, जिन्होंने अपने पति खो दिए, जिन्होंने अपनी पत्नी खो दी, अपने बहन भाई को खो दिया, वह पुनः विचार करेगा इस राजनीति को लेकर। 20 लाख करोड़ इतना बड़ा आत्मनिर्भर देश बनाने का सपना, लेकिन आपने उन गरीब मजदूरों को एक साधारण ट्रेन की सुविधा तक नहीं दे पाए कि वो आराम से अपने घर तक पहुंच जाए। उनको छोटी सी जांच की व्यवस्था तक आप उपलब्ध नहीं करा पाए। लोगों को स्टेशनों पे लाकर छोड़ दिया जा रहा है, भगा दिया जा रहा है। हर एक आदमी के ऊपर 2000-3000 रुपये खर्चे की बात की जाती है, लेकिन किसी का कुछ नहीं हो रहा है। बिहार को नीतीश कुमार, सुशील मोदी और नरेंद्र मोदी जैसे षड्यंत्रकारियों के द्वारा कोरोना वायरस का एक अड्डा बनाने की प्लानिंग जो की गई है, वो बिहार तो निपट लेगा, लेकिन इस निपटने में आपका क्या होगा वह देखना पड़ेगा। अब राष्ट्रवाद, इस कोरोना महामारी में जो राष्ट्रवाद का गेम है, वह अब बिहारी नहीं मानेगा, क्योंकि बिहार में अपनी एक अलग क्षमता है कि राष्ट्र को बचा लेगा। लेकिन अब आपकी राजनीति राष्ट्रवाद के नाम पे नहीं चलेगी। बहुत सारे लोग फेसबुक पे आत्मनिर्भर बनने का प्रेरणा दे रहे हैं। शायद उन भेड़ियों को, जो राजनीतिक भेड़ियां हैं, जिनको लगता है कि मैं नरेंद्र मोदी का गुणगान करूंगा तो मुझे कुछ मिल जाएगा, तो एक चीज़ याद रख लो, जितना MSME और जितने योजनाओं में पैसे आए हैं लोन के रूप में, भारत का एक आदमी मुझे यह बता दे कि MSME के पदाधिकारियों ने, बैंक के कर्मचारियों ने आपको बगैर 1 रुपया खर्च कराए हुए आपको लोन दे दिया हो। एक आदमी भारत का बता देगा ईमानदारी से कि विदाउट घूस लिए हुए MSME के पदाधिकारियों द्वारा आपको लोन प्रोवाइड करा दिया गया होगा, विदाउट पैरवी के आपको कुछ भी मिल गया होगा। सिस्टम बनाइए। यह देश किसी की बपौती नहीं है, क्योंकि आपका संविधान सिर्फ सदनों को संविधान के प्रति और संविधान सदनों के प्रति जिम्मेवार है। एक अंग्रेजी मुकाम
के रूप में एक कौन सा टारगेट इनका है पता नहीं, लेकिन एक अंग्रेजी हुकूमत के टाइप से पूरी व्यवस्था संचालित डंडों के बल पे की जाती है। आम आदमी का अगर गुस्सा चरम पे आ गया तो कितने डंडे चला पाओगे, और किस पे चलाओगे? अपने लोगों पे। पुनः भारत को लड़ना होगा क्या आज़ादी की दूसरी लड़ाई? इन मजदूरों को लड़ना पड़ेगा दूसरी लड़ाई जी, जो लाखों किलोमीटर, लाखों लाख लोग और हजारों लाखों किलोमीटर नाप दिए इस भारत का। कौन से संविधान को जानते हैं ये भारतीय संविधान को? वो कहाँ जान रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे लिए चिंतित हैं? कहाँ उनके मन में अब आ रहा है कि वो मेरा चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया? 6 सालों में चाय बेचने वाले ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जो कि चाय बेचने वाले के डेवलपमेंट के लिए काम हो। आप लोगों ने मिलकर के शिक्षा व्यवस्था को पूर्ण रूप में ध्वस्त कर दिया। न पढ़ेगा इंडिया, न सवाल करेगा इंडिया। और किस डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो? डिजिटल इंडिया के मीनिंग भी पता है तुम लोग को भाई? मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं कि 730 जिला के जिलाधिकारी से बात करके उससे रिपोर्ट मंगाने की प्रधानमंत्री की क्षमता नहीं है, तो संविधान का यह मजाक ही तो है। या संविधान ही खुद में एक मजाक है कि आम आदमी को न्याय व्यवस्थाओं पे भरोसा नहीं है। हम निर्भया केस में 7 साल 8 साल में न्याय पाते हैं। कौन सा संविधान है? और एक जीत 7 साल में मिली न्याय, तो 7 साल में इस देश में एक ही न्याय मिला है, इसलिए निर्भया केस को लोग जानते हैं। नहीं तो 7 साल में रिकॉर्ड आप निकाल लेंगे तो 7 साल में न्याय नहीं मिला होगा इस देश में किसी को, चाहे वो निचली सबसे अदालत हो जो जिला अनुमंडल में लगता है सो, या भारत का सुप्रीम कोर्ट तक में। इस 7 साल में कोई न्याय मिला होगा तो यह न्याय होगा सिर्फ और सिर्फ निर्भया कांड का, जबकि उसमें भी कुछ आरोपी आज भी जीवित हैं। संविधान की प्रस्तावना, उसकी उद्देशिका को अगर आम आदमी के लायक नहीं बनाया गया है, क्योंकि अब तक तो नहीं है, अगर आज के संसद में बैठे हुए लोग भी नहीं बना पा रहे हैं तो ये बहुत दुखद है। इस लॉकडाउन में, इस कोरोना महामारी में पूरा विश्व आतंकित है, लेकिन भूखे मरने वाले इतने बड़े स्तरों पे देश के इस कोने से दूसरे कोने तक पहुंचे जाने की क्षमता सिर्फ भारतीयों ने ही निभाई होगी। और वो भी वह लोग जो गरीब हैं, वो कोई जाति के नहीं हैं, किसी धर्म के नहीं हैं, वो इसलिए हैं, लाखों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर, लाखों लोग चले हैं क्योंकि वो गरीब हैं। और यह गरीबी का आलम और गरीबी का तूफान अब एक अमीरी और एक गरीबी के युद्ध में परिवर्तित होगा। और जिस तरीके से भारतीय राजनीति और भारत के संसद में बैठे हुए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्रियों का जो कार्य प्रणाली है, उसका परिणाम यही होना है कि अब एक बड़ी लड़ाई होगी शुरुआत अमीरी और गरीबी की। जिस जाति धर्म के नाम पे खेल अब तक इस देश में किया गया है, अब ये दुकानें बंद होंगी और ये लाखों करोड़ों मजदूर जो पूरे भारत को अपने कदमों से नाप चुके हैं, वह हिसाब देंगे आपके कुकर्मों का। प्रकृति ने अपना काम शुरू कर दिया है और आपके कुकर्मों पे पर्दा ऐसा डाल दिया है कि आपकी बुद्धि अब भ्रष्ट हो चुकी है।
एक और बात पे मैं जाके बात करता हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मतलब नरेंद्र मोदी का सीधे बात का प्रधानमंत्री सीतारमन जेएनयू की प्रोडक्ट है। ऐसे भी जेएनयू में जितने लोग होते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री अब उनके लोग कहते हैं कि जेएनयू में जो भी पढ़ा लिखा है वो सब आतंकवादी ही होता है, तो उसी कैटेगरी के इनके वित्त मंत्री है। तो वित्त में कितना बढ़िया हो सकता है तो उनके ही उदाहरणों से समझा जा सकता है, इस पर मुझे कुछ कहना नहीं है। हर पंचायत में और हर लोगों के लिए बिहार में मास्क की व्यवस्था 100 रुपये पर घर खर्च करने की व्यवस्था दी गई है। मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर साबुन और सैनिटाइजर और मास्क इस देश में अवेलेबल है तो बिहार सरकार या भारत सरकार सीधे कंपनी को दाम पे करे, सामान उठाए और सामान सीधे गांव तक भेज दे। जो सिस्टम है आपका मुखिया, जिला परिषद, जिला डीएम, एसपी, थाना, ब्लॉक, जिसके माध्यम से भी हो, आप सीधे बांटने की बात क्यों नहीं करते हैं? 2 रुपये में आप वो खरीद लेना, 4 रुपये में वो खरीद लेना। आप आओ, आप बता दो कि यहाँ पे 20 रुपये में साबुन कहाँ मिलता है, जिस साइज का आप बोल रहे हो बता दो। आप कहाँ मिलता है 20 रुपये में मास्क? आप 13 करोड़ मास्क की 20 रुपये में व्यवस्था कर दो। आप पंचायत में मुखिया को, वार्ड को आप दे रहे हैं। जो वार्ड पार्षद ढंग से नल जल योजना का काम नहीं करा पाया, वह आज मास्क बांट देगा ईमानदारी से। जो जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक हत्या पे हत्या जिला में करवाते हैं और यहाँ से ट्रांसफर होकर कहीं चले जाते हैं, उनके बदौलत आप सोच रहे हैं जो लाठी चला करके शासन करना चाहते हैं, उनसे उम्मीद रखें हैं कि वो ईमानदारी से काम कर लेंगे? तो फिर मैं यही कहूँगा कि भारतीय संविधान के 3 स्तंभ, चौथा पत्रकारिता स्तंभ में नहीं आता है, यह आप सभी लोग याद रखें। पत्रकारिता स्वतंत्र इकाई है जो देश के संविधान तक से सवाल खड़ा कर सकती है। उसमें राष्ट्रपति तो कहीं आते ही नहीं है। जब संविधान पे हमने सवाल खड़ा कर दिया तो यह होती है पत्रकारिता। स्वतंत्र विचारधारा होनी चाहिए। कॉरपोरेट पत्रकारिता का जो वजूद आज सामने है वह बहुत ही घटिया, या जिसके लिए जो भी शब्द इस्तेमाल होता है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि वाकई में पत्रकारिता को कॉरपोरेट जगत ने मार डाला। पत्रकारिता को स्वतंत्र इकाई होनी चाहिए। पत्रकारिता के लिए एक विशुद्ध कमिटी होनी चाहिए जिसका न तो इस राष्ट्रपति से कोई वास्ता हो न प्रधानमंत्री से हो। ये जो जनसंपर्क पदाधिकारी और इसे जो बना के और जनसंपर्क विभाग बना करके भारत स्तर पर दिया गया है, यह सिर्फ और सिर्फ यह होना चाहिए कि वो सरकार जो अपनी बात रखना चाहता है वो जनसंपर्क पदाधिकारी रखे। लेकिन लगाम लगाने की जो प्रवृत्ति जनसंपर्क पदाधिकारी और जनसंपर्क विभाग के द्वारा कर दी गई है, पत्रकारों का हिसाब रखने का कोटा बना दिया है, यह बहुत ही खराब एवं निहायत ही घटिया प्रणाली है, जिसके कारण आज पत्रकारिता मर चुकी है और जन जन की, आम लोगों की आवाज़ नहीं पहुंच रही। अगर वाकई में पत्रकारिता जिंदा होती तो लाखों किलोमीटर से दूर से आते हुए मजदूर पैदल नहीं आते, मरते नहीं, उन्हें ट्रक कुचल के और ट्रेन कुचल के नहीं जाते। जिस प्रधानमंत्री का भाषण 8 बजे रात में लोग दिखाने के लिए बेचैन रहते, उस प्रधानमंत्री से पहले पूछते था लाइव आकर के कि क्यों जा रहे हैं और इसके लिए जिम्मेवार कौन है, क्यों नहीं आप कर पा रहे हैं। लेकिन एक भी सवाल करने वाले भारत के कॉरपोरेट जगत के पत्रकारों ने नहीं किया। मैं बहुत दिन के बाद लाइव आया। मैं नहीं चाहता था कि मैं आकर के फिर सवाल खड़े करूं
कितना करूँ सवाल, लेकिन फिर भी 2-3 दिन के मॉनिटरिंग में यही लगा कि बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है। इतना ज़्यादा लोगों को परेशान किया गया है। मोटा मोटी 130-32 करोड़ आबादी में भारत का बहुत आराम से या सामान्य जीवन इस बीच में जीने वालों की संख्या शायद 10-20 करोड़ भी नहीं होगा। यानी देश की लगभग 90-95% आबादी किसी न किसी प्रकार से परेशान है। मेरा सुझाव है कि आज भी आप कुछ मत करो, आपको जितना फेंकना है नरेंद्र मोदी बैठ के वहाँ फेंको, लेकिन हर एक परिवार को, क्योंकि उसको रेंट भरना पड़ता है, कोई रेंट माफ़ नहीं कर रहा है इस देश में, कोई बिजली बिल माफ़ नहीं कर रहा है, जबकि उसको बाहर निकलना है तो लाठी भी खाना और दवाई भी अपने पैसे से कराना है। आपने 3 महीना बंद किया है, 1-1 हज़ार रुपया जो आपने भेजा है वो आप समाधि के लिए रख लें, आने वाले समय में काम आएगा। अगर भारत का भलाई अच्छा से चाहते हैं तो 20 लाख करोड़ जो आपने लोन के रूप में बनाया है, आपके पास 20 लाख करोड़ रुपए है, तो इस देश के हर एक परिवार को 50,000 रुपये आप भेज दें, ताकि वो 5-6 महीने 7 महीने बहुत आराम से घर में बैठ करके राशन पानी खरीद के वो खा करके मस्त रहे। क्योंकि जो राशन भेज रहे हैं, आटा चावल दाल, वह खाने के योग्य नहीं है। क्योंकि आपकी जो इकाई हैं, आपके जो लोग हैं राज्य खाद्य विभाग और जो भी आपके जो सिस्टम के लोग हैं, एमओ वगैरह, एक तो पूरी प्रक्रिया के तहत अनाज उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, और जो भी अनाज आ रहा है वो शायद जानवर भी ना खाए, और आप उस अनाज को 1 रुपये 2 रुपये में लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। वो इसलिए भी खरीद ले रहे हैं कि चलो मरने से बढ़िया है कि जानवर से भी बदतर खाना खा सकें, खा करके कम से कम जीव तो लें। लेकिन हिसाब आपका होगा, आपकी संवैधानिक कूटनीति और असभ्य प्रक्रियाओं का, असंस्कृत आपके चरित्र का चरित्र चित्रण तो बिहार की जनता बहुत जल्दी करेगी। अगर आप लोगों ने चालबाजी नहीं की और समय से चुनाव कराया, तो पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड देखेगा कि बिहारियों ने किस तरीके से इस राजनीतिक चरित्र को बदला है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं पुनः कोशिश करूंगा कि 1-2 दिनों में फिर एक कुछ डाटा संकलन कर आपके बीच रखूं, क्या सुधार हो रहा है, नहीं हो रहा है, या इसलिए भी आऊँगा कि कम से कम आप अपने आप को जीवित रखिए। क्योंकि वक्त आने पे अगर आप जीवित नहीं रहेंगे तो ये सभी लोग धीरे धीरे आपको मार देंगे, और फिर भोजन के लिए आपको बंधुआ मजदूर बना करके फैक्ट्रियों में खटवाएंगे, आपका पलायन कराएंगे, आपको बेच देंगे। इन राजनेताओं की कॉरपोरेट के साथ जो एग्रीमेंट है वो यही है, दर्शाता है कि आपको बंधुआ मजदूर के रूप में बांध करके रखा जाएगा, आपको बेचा जाएगा। मानव तस्करी अब सरकार खुलकर करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।